लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्वीन हानशेन से मिलने आई थी एंड उसने हानशेन को अपने टीम में शामिल होने का ऑफर दिया था। पर हानशेन ने वो ऑफर ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि मैं तुम्हारी टीम में शामिल होने के लिए काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ। साथ ही साथ मैंने अपना पहला जीन लॉक भी अनलॉक नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। असल में हानशेन क्वीन को ये पता लगने नहीं देना चाहता था कि उसके पास जो सिल्वर फॉक्स है वो असल में एक सुपर बीस्ट है। इसलिए उसने क्वीन के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद क्वीन वहां से चली गई थी। लेकिन जाते हुए वो कह कर गई थी कि अगर कभी भी तुम्हारा फ्यूचर में मन बदले तो तुम पेंगुइन के जरिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अब आगे हानशन वहां से डफने आ जाता है एंड एक ट्रेनिंग रूम में जाकर अपना करंट स्टेटस चेक करता है। उसके ऑर्डिनरी जीन पॉइंट्स 100 थे, प्रिमिटिव जीन पॉइंट्स 100 थे, म्यूटेंट जीन पॉइंट 100 थे एंड उसके पास 39 स्केर्ड ब्लड जीन पॉइंट्स थे। उसका करंट स्टेटस देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था, पर हानशन उससे खुश नहीं था। वो कहता है, मेरी करंट फिटनेस लगभग 150 के आसपास की होगी एंड अगर मैं एक ड्यूक बन जाता हूँ तो मेरी फिटनेस 300 की हो जाएगी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे यैनरन ने कहा था कि ड्यूक बनने में उसे कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ड्यूक बनने से पहले उसकी फिटनेस जितनी ज़्यादा होगी, बाद में उसे फ्यूचर में उतना ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। इसलिए हानशन अभी के लिए ड्यूक बनने के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन कैसे भी कर कर उसे अपनी पावर तो बढ़ानी ही थी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपना पहला जीन लॉक अनलॉक करेगा। लेकिन एक दिक्कत थी कि हानशन मिस्टीरियस मंत्रा के जरिए अपना पहला जीन लॉक अनलॉक नहीं कर सकता था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो आइस जेट स्किन का पहला जीन लॉक अनलॉक करेगा। हाँ, इसमें खतरा था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। एंड अच्छी बात ये थी कि उसके पास मिस्टीरियस मंत्रा था। ऐसे में अगर आइस जेट स्किन उस पर बैकफायर कर जाती तब मिस्टीरियस मंत्रा उस सिचुएशन को संभाल लेता। यही सोचकर हानशन कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। अभी के लिए उसका माइंड एक बहुत ही शांत स्टेट में पहुंच चुका था। उसके माइंड में अलग अलग थॉट आ रहे थे एंड हानशन उन्हें कंट्रोल कर कर अपना सारा का सारा फोकस अपनी आई जेड स्किन पर लगाने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसे इसका बेनिफिट भी हो रहा था। उसकी आई जेड स्किन अब उसके सेल्स में पहुंच चुकी थी, जिस वजह से अब उसके सेल्स का साइज लगातार एक्सपांड होता जा रहा था एंड इस वजह से उसकी पावर बढ़ती जा रही थी। आइंस्टाइन को अभी के लिए बॉडी में अजीब अजीब से सेंसेशंस फील हो रहे थे एंड उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसका सेवेंथ सेंस एक्टिवेट हो रहा है। अगर एक बार आइंस्टाइन का सेवेंथ सेंस एक्टिवेट हो जाता तो अपने आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को बहुत इजीली एनालाइज कर सकता था। एक तरह से उसके पास चार आंखें आ जाती, उसके पीछे जो चल रहा था वो भी देख सकता था। साथ ही साथ उसके पास थोड़ा फ्यूचर प्रोडिक्ट करने की भी पावर आ जाती एंड ये काफ़ी कमाल की बात थी, क्योंकि किसी के पास भी आज तक ऐसी पावर नहीं आई थी। हाइंशन इसी बारे में सोच रहा था एंड लगातार अपना फोकस आई जेड स्किन पर लगाए हुए था। धीरे धीरे उसके सेल्स और ज़्यादा एक्सपांड होते जा रहे थे एंड वो बहुत ज़्यादा तेजी से मूव कर रहे थे, शेक कर रहे थे, जिस वजह से उसे थोड़ा दर्द भी फील हो रहा था। पर हाइंशन सबको सहता हुआ अपनी कल्टीवेशन पर अपना सारा फोकस लगाए हुए था। अचानक से एक आवाज़ आती है एंड हाइंशन को फील होता है उसके बॉडी के सारे की सारे बैरियर्स टूट चुके हैं एंड उसकी बॉडी में एक अलग सी पावर सर्कुलेट हो रही है, लगातार बह रही है। इस पावर को फील कर कर हाइंशन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हाइंशन फील कर सकता था कि अब उसके पास एक खास तरह की पावर आ चुकी है। हाइंशन जल्दी से इस पावर को स्टेबलाइज करने लग जाता है। हाइंशन अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे जो पावर मिली थी वो आज तक शायद ही किसी को मिली थी एंड अगर हाइंशन इसे अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लेता तो फ्यूचर में एक वक्त पर वो निर्वाणा स्टेज पर भी पहुंच सकता था, जहां पर आज तक शायद ही कोई ह्यूमन पहुंच पाया था। फाइनली उसने अपनी सारी एनर्जी ठीक तरह से बैलेंस कर ली थी। फाइनली वो अपनी कल्टीवेशन से उठता है एंड अपनी नई पावर को चेक करता है। हाइंशन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है एंड चारों तरफ देखना शुरू कर देता है। उसके चारों तरफ बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही थी। चारों तरफ कई सारे चैम्बर्स थे एंड हाइंशन दीवार के आर पार उन चैम्बर्स के अंदर देख सकता था। एक तरह से
अब दीवारें उसकी नज़रों को नहीं रोक सकती थीं। उसके पास दीवार के आर-पार देखने की एबिलिटी आ गई थी। उसके आसपास क्या चल रहा था, हानशेन इसे बहुत ईज़िली फ़ील कर सकता था, सेंस कर सकता था। हानशेन कुछ परसेंटेज तक फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता था एंड ये एबिलिटी आज तक किसी को नहीं मिली थी। भले ही उसे फायर, लाइटनिंग ये चीज़ें नहीं मिली थी, लेकिन जो भी मिला था वो बहुत ही कमाल का था एंड हानशेन उससे बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे बिल्कुल वही चीज़ मिली थी जो वो पाना चाहता था। अब जब पावर आ गई थी, तो इसे टेस्ट करना तो बनता ही था ना। यही सोचकर हानशेन टेस्ट हॉल आ जाता है एंड वहाँ पर टेस्ट देने की तैयारी करने लगता है। इधर हमें एने को दिखाया जाता है, जो अभी के लिए मॉनिटरिंग रूम के अंदर थी एंड उसकी नज़रें अभी के लिए हानशेन पर ही टिकी हुई थी। वो देखना चाहती थी कि हानशेन की स्ट्रेंथ अब किस लेवल पर पहुंच चुकी है। इधर हानशेन जल्दी से टेस्टिंग रूम में टेस्ट को सेट करता है। उसके सामने कुछ रोबोट्स खड़े थे। हानशेन को उनकी फिटनेस सेट करनी थी एंड एक बार फिटनेस सेट हो जाती, तो हानशेन उन सभी के साथ फाइट करता। हानचन उनकी फिटनेस को 100 पर सेट करता है, पर ये देखकर एने उससे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो जानती थी कि हानचन की फिटनेस 100 से तो बहुत ज़्यादा है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि 100 से ज़्यादा फिटनेस होने के बावजूद हानचन ने रोबोट्स की फिटनेस 100 क्यों चुनी है। पर तभी वो नोटिस करती है कि हानचन के सामने जितने भी रोबोट्स आए थे, हानचन अकेला उनसे लड़ रहा था एंड अकेला लड़ने के बावजूद वो उन सभी पर भारी पड़ रहा था। अगर कोई रोबोट उस पर पीछे से हमला करने आता, तो इससे पहले कि वो रोबोट हमला कर पाता, हानशेन उसे डिस्ट्रॉय कर देता था। जैसे कि उसके पीछे 2 आँखें आ गई हों एंड उसे पीछे का भी सारा का सारा सीन दिख रहा हो। ये देखकर एने खुद चौंक गई थी, क्योंकि वो खुद भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। अब उसके मन में हानशेन के लिए और ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गई थी। अब सीन चेंज हो जाता है एंड हमें आइस फील्ड्स का सीन दिखाया जाता है। हानशेन अभी के लिए एक आइस माउंटेन पर था एंड उसके साथ जूटिंग था। असल में टेस्ट देने के बाद हानशेन सीधा एडवांस डेमन वर्ल्ड आ गया था, जहाँ पर उसकी मुलाकात जूटिंग से हुई थी एंड जूटिंग ने उसे एक स्केर्बर्ड रैंक के बीस्ट के बारे में बताया था, जिसे मारने में उसे हानशेन की मदद चाहिए थी। हानशेन ने उसकी बात मान ली थी एंड वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। शर्त के मुताबिक हानशेन उस बीस्ट की तलाश में आगे जाने लगता है। हानशेन को बस उस बीस्ट को घायल करना था, पर उस पर आखिरी हमला जूटिंग ही करने वाला था, ताकि जूटिंग को उसकी बीस्ट सोल मिल सके। हानशेन उस बीस्ट की तलाश में आगे बढ़ने लगता है, पर तभी उसके सामने उस केयरबर्ड रैंक का बीस्ट आ जाता है। हानशेन जल्दी से अपने स्वॉर्ड से उस पर एक स्ट्राइक करता है। हानशेन को लगा था उसके हमले से वो बीस्ट बस घायल होगा, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। हानशेन के एक ही हमले में वो बीस्ट मौत के घाट उतर जाता है। ये देखकर अभी के लिए जूटिंग जूटिंग तो जूटिंग छोड़ो, हानशेन खुद शॉक में था। हानशेन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पावर इतनी ज्यादा हो चुकी है। उसे ऐसा लगता है कि स्केर्बर रैंक का बीस्ट काफी ज्यादा कमजोर था, इसलिए वो इजीली मारा गया। वरना एक स्केर्बर रैंक का बीस्ट आखिर उसकी एक स्ट्राइक में कैसे मर सकता था। इधर वो बीस्ट मरने पर हानशेन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, स्केर्बर रैंक का बीस्ट वाइल्ड बीस्ट मारा गया। आपको वाइल्ड बीस्ट की बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 स्केर्बर रैंक के जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। इधर जहाँ हानशेन कंफ्यूज था, वहीं जूटिंग तो बेचारा रो रहा था। अब उसे पछतावा हो रहा था कि आखिर उसने हानशेन की मदद क्यों मांगी। तभी हानशेन आकर कहता है, सॉरी, मैंने इसे गलती से मार दिया। मुझे नहीं लगा था कि स्केर्बर रैंक का बीस्ट इतना ज़्यादा वीक होगा। तभी जूटिंग पूछता है, क्या तुम्हें उसकी बीस्ट स्पिरिट मिली है? क्या तुम्हें उसकी बीस्ट सोल मिली है? तो हानशेन कहता है, नहीं, मुझे उसकी बीस्ट सोल नहीं मिली है। लेकिन देखो, मेरी वजह से तुम्हारा शिकार तुम्हारे हाथ से चला गया है। तो अगर फ्यूचर में मुझे कोई स्केर्बर रैंक का बीस्ट मिलता है, तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा। ये सुनकर जूटिंग मान जाता है, लेकिन तभी उसके मन में शंका आती है कि क्या सच में हानशेन ने अभी तक अपना पहला जीन लॉक अनलॉक नहीं किया है? ऐसा कैसे हो सकता है? बिना अपना पहला जीन लॉक अनलॉक किए हानशेन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? यही सोचकर वो हानशेन की तरफ मुड़ता है एंड कहता है, तुम्हें एडवांस पेमेंट वर्ल्ड आए लगभग 1 साल ही हुआ है, लेकिन 1 साल में तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो कि तुम एक स्केर्बर रैंक के बीस्ट को सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मार सकते हो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है।
कि तुमने अपना पहला जीन लॉक अनलॉक ना किया हो। ज़रूर तुमने अपना पहला जीन लॉक अनलॉक कर लिया है। ये सुनकर हानचन कहता है, हाँ मैंने कर लिया है। इसमें चौंकने वाली बात क्या है? क्या पहला जीन लॉक अनलॉक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है? यही कहकर हानचन मन ही मन सोचता है, अब मैंने अपना पहला जिन लॉक अनलॉक कर लिया है, तो अब मैं क्वीन को कांटेक्ट करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सा सुपर बीस्ट है जिसके साथ क्वीन फाइट कर कर उसे मारना चाहती है। इधर हानचन की बात सुनकर जूटिंग अभी के लिए शॉक में चला गया था। अब उसे समझ आ रहा था कि उसका और हानचन का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था एंड उसे कभी भी अपना कंपैरिजन हानचन के साथ नहीं करना चाहिए। इधर हानचन वहां से लौटने के बाद सीधा पिंकविंग से कांटेक्ट करता है एंड उससे कहता है कि वो क्वीन को ये बता दे कि हानचन क्वीन की टीम ज्वाइन करने के लिए तैयार है। ये सुनकर कि क्वीन ने हानचन को खुद अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहा है, पिंकविंग शॉक में चली गई थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी क्वीन एक ऐसी लड़की थी जो कभी भी किसी को इजीली अपनी टीम में ज्वाइन करने का ऑफर नहीं देती थी, खास करके हानचन जैसे न्यूबी को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन क्वीन ने ऐसा किया था, इसलिए वो थोड़ी शॉक थी। लेकिन हानचन के कहे मुताबिक वो हानचन का मैसेज क्वीन तक पहुंचा देती है एंड अगले ही हफ्ते हानचन क्वीन के साथ सफर पर निकल पड़ता है। वो अभी के लिए समंदर में थे एंड क्वीन की एक सवारी पर बैठे हुए थे। वो लोग लगातार एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे थे। हानचन पूछता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? तो क्वीन बताती है, मैंने जो टीम बनाई है उसका एक रूल है कि अगर उस टीम में कोई नया मेंबर ज्वाइन करेगा तो उसे ज्वाइन करने से पहले उसे सबका अप्रूवल लगेगा। मैं उस टीम की लीडर भले ही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें उस टीम का मेंबर बनना है तो तुम्हें उस टीम में मौजूद बाकी सभी लोगों के भी अप्रूवल चाहिए होंगे। ये सुनकर हानचन थोड़ा शॉक हो गया था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। फाइनली ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते कुछ घंटों बाद वो लोग ब्लैक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। ब्लैक आइलैंड पर क्वीन के 3 टीममेट्स खड़े हुए थे। क्वीन को वापस आया देख वो लोग काफी ज्यादा खुश थे। तभी उनमें से एक मेंबर जिसका नाम लेजी कैट था, वो क्वीन से पूछती है, आखिर ये कौन है? तो क्वीन बताती है, इसका नाम हानशन है एंड मैंने इसे अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। तो ये सुनकर लेजी कैट हानशन से पूछती है, तुम्हारी जिनलॉक की एबिलिटी क्या है? तो ये सुनकर हानशन कहता है, मैंने अभी तक अपना जिनलॉक अनलॉक नहीं किया है। असल में हानशन ने डिसाइड किया था कि वो अभी हाल फिलहाल क्वीन या किसी को भी ये नहीं पता चलने देगा कि उसने अपना पहला जिनलॉक अनलॉक कर लिया है। इधर हानशन की बात सुनकर क्वीन के बाकी के 2 टीममेट्स थोड़ा अजीब तरह से बिहेव करने लगे थे। थोड़ी देर पहले वो हानशन के साथ काफ़ी अच्छी तरह से बिहेव कर रहे थे, पर अब ये सुनकर कि हानशन ने अपना पहला जिनलॉक अनलॉक नहीं किया है, उनमें से एक टीम मेंबर बाउजुन कहता है, इसने अभी तक अपना पहला जिनलॉक अनलॉक नहीं किया है, तो ऐसे में आखिर हम किस तरह इसे अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं? तो इस पर क्वीन कहती है, इसके पास जो पेट है उसके पास एक खास तरह की एबिलिटी है। जब भी ये पेट किसी भी बीस्ट के आसपास होता है या किसी भी इंसान के आसपास होता है, तो उस इंसान के आसपास कोई भी दूसरा बीस्ट आने की हिम्मत नहीं करता है। इस बीस्ट को देखते ही बहुत सारे बीस्ट भाग जाते हैं। ऐसे में ये बीस्ट हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। तो ये सुनकर क्वीन का टीममेट कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो इससे अपने टीम में शामिल करने की बजाय क्यों ना हम इसका पेट ही खरीद लें। पर ये सुनकर हानशन कहता है, मेरा ये पेट बिकाऊ नहीं है। तभी क्वीन कहती है, देखो रूल्स के मुताबिक अगर तुम लोग एग्री नहीं करोगे तो मैं हानशन को अपनी टीम में शामिल नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि मेरे यहाँ होते हुए कोई भी उसे टच नहीं करेगा। मैं उसे यहाँ से सही सलामत जिंदा पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आई हूँ एंड मैं उसे यहाँ से सही सलामत ही वापस भेजूंगी। मेरे होते हुए तुम लोग उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो। खैर अभी ये छोड़ो, ये बताओ बाकी सभी लोग कहाँ हैं? वो लोग जब आएंगे तब हम ये वोट करेंगे कि हानशन को अपनी टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं। तो ये सुनकर बाउजुन कहता है, उनका इंतजार करने की क्या ज़रूरत है? मैं ही अभी के लिए अपना वोट दे देता हूँ एंड मैं इस हानशन नाम के बंदे को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ये सुनकर अभी के लिए बाकी के टीममेट्स थोड़ा परेशान हो गए थे। लेकिन अगर एक भी वोट ऐसा आता कि हानशन को उनकी टीम में शामिल नहीं किया जाएगा, तो हानशन को उनकी टीम में शामिल नहीं किया जाता। उसकी बात सुनकर
क्वीन हानशेन की तरफ देखती है एंड कहती है, सॉरी हानशेन, मेरी वजह से तुम्हारा काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ है, पर चिंता मत करो, मैं इसके लिए तुम्हें कंपनसेट कर दूंगी एंड तुम्हें सही सलामत यहाँ से वापस भेजूंगी। ये सुनकर हानशन कहता है, कोई बात नहीं क्वीन, मैं तुमसे इस बात के लिए बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर क्वीन का एक दूसरा टीममेट आ जाता है, जो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा घायल था। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे एंड जल्दी से उसके पास जाकर उसे ट्रीट करने की कोशिश करने लगे थे। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।